हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी आंसर राइटिंग। आज हम बात करेंगे जीएस 1 की जियोग्राफी के अंदर। इसमें हम बात करेंगे पर्टिकुलरली कि ओशियन करंट्स का क्या इम्पैक्ट रहता है वाटर मासेस पे, मरीन लाइफ पे और कोस्टल एनवायरनमेंट पे। तो यहाँ पे आज हम पूरा समझेंगे कि ओशियन करंट्स का मूवमेंट किधर से किधर है, ओल्ड एंड वार्म ओशियन करंट, एंड ऑल्सो दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। इन सबके साथ ही में मतलब दिस इज ऑल रिलेटेड टू व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द ओशियन करंट। तो यहाँ पे हम आज पूरे ओशियन करंट के इम्पैक्ट की बात करेंगे कि आपके कोस्टल एरिया पे, मरीन लाइफ पे, वाटर मास पे, इन सब पे क्या फर्क पड़ता है। स्टार्ट करें। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सिमिलरली इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लुकिंग एट द क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम द चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स वाले टॉपिक से हमारा। इट सेज इट्स वेरी सिंपल, हाउ डू ocean currents and water masses differ in their impact on the marine life and the coastal environment. Give suitable examples. Ocean current और वाटर मासेस जो हैं वो अपने इम्पैक्ट मरीन लाइफ और कोस्टल एनवायरनमेंट पे कैसे डिफर करते हैं, कैसे ओशन करंट का और वाटर मासेस का इम्पैक्ट मरीन लाइफ पे और कोस्टल एनवायरनमेंट पे डिफरेंट है। एग्जाम्पल के साथ हमको इसको बताना है। लेट्स जंप इनटू दैट, बट बिफोर दैट एक बार देखते हैं कि ओशियन करंट कौन सी है। जो रेड दिख रही है वो हमारी वार्म ओशन करंट है, जो कोल्ड दिख रही है वो हमारी कोल्ड ओशन करंट, जो ब्लू दिख रही है वो हमारी कोल्ड ओशन करंट है। सो दिस रेड वन यू कैन सी दैट द इक्वेटोरियल करंट इज ऑलमोस्ट द रेड करंट, बट यहाँ पे आपको एक पेरुवियन करंट दिखेगी जो आर्कटिक सर्कमपोलर करंट का एक पार्ट है, ये डाइवर्ज हो गया यहाँ पे। एंड देन सिमिलरली आपको ये यहाँ पे डाइवर्जेंट में पेगुला करंट भी दिखाई देगा। नाउ आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन वन थिंग। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दो इट इज नॉट रिलेटेड टू द आंसर, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपको कोरोलिस फोर्स पता है, कोरोलिस फोर्स पे जब हम नदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं देन इट टर्न्स टुवर्ड्स द राइट, जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं देन इट टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो यू कैन सी दिस इज इक्वेटर, राइट। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो ये इस तरफ मूव कर रही है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट, तो ये इसका लेफ्ट हो गया। तो ये यू सी आपको जितनी भी सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन करंट्स दिखेगी वो इसके लेफ्ट में मूव करती हुई, विच मीन्स कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में आपको दिखेगी। बेगुला करंट ले लो चाहे आप पेरुवियन करंट ले लो। वेयर इज नॉर्थ के अंदर क्या है कि ये करंट यहाँ से आ रही है, आर्कटिक ओशन वाली करंट है, एंड विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ दिस इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स इट्स राइट डायरेक्शन। नाउ राइट ऊपर रह जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, आप इसको देख लो, ये जब यहाँ से मूव हो रही है देन इट इज मूविंग इनटू इट्स right direction, which is California current, and it is also into the California current. It is just a very simple observations we have from the current system. तो यहाँ पे अपने को क्या है कि कुछ चीजें ध्यान रखनी है, अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग दो चीजें आएंगी। तो एक तो यहाँ पे ये वाला एरिया, लेब्राडोर वाला एरिया ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे सॉरी लेब्राडोर वाला एरिया, मैं वहाँ चली गई थी ओकोत्सुक पे। तो ये लेब्राडोर वाला एरिया और एक यूरोप वाला एरिया जहाँ पे ये वार्म नॉर्थ अटलांटिक करंट आ रही है, यहाँ पे लेब्राडोर एक्सटेंशन पे लेब्राडोर कोल्ड करंट आ रही है। देन वी हैव वन द पेरुवियन चैनल ऑल्सो हियर, एंड व्हेन वी हैव एट दी बेगुला करंट, ठीक है। इस पे हमको बात करनी है, इस पे हम इंपॉर्टेंटली फोकस रखेंगे। लुकिंग एट ओशन करंट्स क्या होते हैं, डिफरेंस देखते हैं ओशन करंट एंड वाटर मासेस पे। ओशन करंट क्या है कि ओशन करंट इज लाइक, ओशन करंट दो हो सकती है, सरफेस भी हो सकती है, डीप ओशन भी हो सकती है। ओशन करंट हेल्प्स यू मिक्सिंग दी वर्टिकल एंड दी हॉरिजॉन्टल ओशन वाटर। ये स्ट्रीम ऑफ, ऐसे बोलते हैं कि ओशन करंट इज लाइक अ रिवर। अच्छा मुझे, आपने अगर एक मूवी देखी है विच इज फाइंडिंग नीमो, है ना, अभी रिसेंटली है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो जब ट्रैवल करते हैं कैलिफोर्निया की तरफ तो वो कैलिफोर्निया करंट में कैच हो जाते हैं, और वो कैलिफोर्निया करंट बिल्कुल ओशन वाटर से अलग ही, एक अलग ही स्पीड में चल रही होती है। मतलब अगर कभी देखो, अगर आपने देखी है तो यू कैन रिलेट। तो इट इज लाइक दैट। तो ये ओशन के अंदर एक रिवर स्ट्रीम टाइप होती है। तो ये स्ट्रीम ऑफ वाटर है जो कॉन्स्टेंटली एक डेफिनेटिव पाथ में और डायरेक्शन में चलती है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम हो गई, लेब्राडोर करंट हो गई, बेगुला करंट हो गई, ये सारी क्या है, ओशन करंट है। वाटर मास क्या है कि पानी का एक बड़ा मास है, एक एक्सटेंसिव होमोजीनियस बॉडी है जो इमेंस वॉल्यूम ऑफ ओशन वाटर जो है ये अपनी सेम इसका टेम्परेचर एंड सैलिनिटी रहेगा। नाउ ये क्या है कि वाटर
देखो वाटर मास इज अ वेरी लाइक बिग बिग वाटर बॉडी बोल सकते हैं कि ओशन के अंदर ही एक पोर्शन है जिसका सेम टेम्परेचर एंड सैलिनिटी रहेगा। ये जनरली डाउन वेलिंग और अप वेलिंग से कैरेक्टराइज करे जाते हैं। जैसे कि डाउन वेलिंग क्या हो गया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। डाउन वेलिंग में क्या होता है कि आप नीचे की तरफ पानी जा रहा है, हाँ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है टू द डेंसर कोल्ड वाटर। एंड अपवेलिंग में क्या होता है कि जो नीचे की ओशन सरफेस है उससे ऊपर पानी आ रहा होता है। तो ये हम लोग बात करेंगे डाउनवेलिंग एंड अपवेलिंग, आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल ऑल्सो। तो ये दो डिफरेंस, ये दो चीजें हमारी ओशन करंट एंड वाटर मास। ओशन करंट क्या है, बहती हुई नदी है ओशन के अंदर। वाटर मास क्या है, एक सेम वाटर बॉडी, एक होमोजेनियस वाटर बॉडी एक्सटेंसिव जिसका सेम टेम्परेचर एंड सैलिनिटी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द ओशन करंट, अगर ओशन करंट का मरीन लाइफ पे इम्पैक्ट की बात करें तो ये क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव एजेंट ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्री नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिशेज एंड जो प्लैंक्टन्स है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो चलो पहले एक बार डाउन एंड अपहिल का बात कर लेते हैं। डाउन वेलिंग क्या होता है, डाउन वेलिंग का मतलब है कि जो ऊपर से पानी है वो नीचे डाउन में जा रहा है, ठीक है। तो मानो कि ये कॉन्टिनेंटल बॉडी है और ये वाटर बॉडी है ना। अगर विंड का डायरेक्शन इस कॉन्टिनेंटल लैंड मास की तरफ है तो बहुत सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, इस पानी का डेंसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा, पानी यहाँ से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। ये ऊपर का जो पानी होता है जनरली दी अपर सरफेस वो वार्म होती है, नीचे की जो सरफेस होती है वो कोल्ड सरफेस होती है। लेकिन अपर जो वार्म सरफेस होती है इट इज रिच इन ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऊपर एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, तो इट इज रिच इन ऑक्सीजन। जब ये वार्म ओशन लेयर नीचे की तरफ मूव करती है टुवर्ड्स द ओशन सरफेस, तो ये अपने साथ में ऑक्सीजन लेके जाती है, विच इज अ गुड सिचुएशन हियर। तो ये हो गया डाउन वेलिंग, नीचे की तरफ जा रहा है पानी। अप वेलिंग में क्या होता है, पानी ऊपर की, अप वेलिंग में क्या होता है कि अप हो रहा है पानी। सी दिस डीप वाटर, दिस इज गेटिंग अपफील्ड। यहाँ पे मानो कि अभी विंड का डायरेक्शन चेंज हो गया, अभी ये लैंड से ओशन की तरफ पानी जा रहा है। नाउ क्या होगा कि ये वाला पानी आगे की तरफ मूव हो जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा। इस क्रिएटेड स्पेस के अंदर ये जो डीप कोल्ड वाटर है, ये कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको स्पेस फिल करना पड़ेगा ना, तो ये ऊपर की तरफ स्पेस फिल कर देगा। नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द कोल्ड इन द वार्म वाटर। वार्म वाटर जो है इसका टेम्परेचर रहेगा हाई, इसकी सैलिनिटी रहती है लो, और इसकी जो डेंसिटी है वो भी कंपैरेटिवली रहती है लो वार्म वाटर की। कोल्ड जो है ये क्या करता है, इसका टेम्परेचर है लो, इसका सैलिनिटी भी है हाई और इसका डेंसिटी भी है हाई, इसीलिए ये नीचे सिंक्ड वाटर रहता है। कोल्ड डीप वाटर जो होता है वो हमेशा कोल्ड, हाई सलाइंड, हाई डेंसिटी, सिंक्ड वाटर रहता है, इसीलिए वो सरफेस के ओशन के बिल्कुल बेड पे बहता है। वेयर इज द सरफेस वाटर है, ये हमेशा लाइट वाटर रहता है, सो इट मूव्स ऑन दी सर्फेस ऑफ द ओशन। नाउ ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना है कि अप वेलिंग और डाउन वेलिंग क्या होता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये वाला क्या कर रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन लेके इस ऑक्सीजन को नीचे की तरफ लेके जा रहा है। सिमिलरली ये यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को जब ये अपहील करता है तो ये अपहील के अंदर न्यूट्रिएंट्स को सरफेस पे लेके आता है और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। ये जब अब हम बात करें ना वापस यहाँ पे आके कि हमारे ओशन करंट का क्या इम्पैक्ट है, तो ये जो मैंने बताया ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव एजेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, अब आपको समझ आ रहा है कि कैसे हम लोग जब डाउन हील कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, जब अप हील हो रहा है ओशन का पानी तब उसमें न्यूट्रिएंट जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिशेज एंड जू प्लैंक्टन्स। तो इसमें आपको जैसे एग्जाम्पल दिख जाएगा कि जैसे गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल, ये वाला जो एरिया है जहाँ पे, कहाँ गया, हाँ दिस वन जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, और ये गल्फ स्ट्रीम का पार्ट है, गल्फ स्ट्रीम और जहाँ पे लेब्राडोर करंट दोनों आपस में मिक्स होती हैं, ये वाला एरिया वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स के अंदर आता है, ठीक है। तो ये दिस इज़, और फिर क्या होता है कि दूसरा ये भी है कि ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये फाइटोप्लैंक्टन्स को अपने मैक्सिकन गल्फ से न्यू फाउंडलैंड यहाँ पे लेके जा रही है। देखो ये इट इज़ ट्रांसपोर्टिंग दिस गल्फ स्ट्रीम ना, इट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द फाइटोप्लैंक्टन्स हियर। तो इसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारे फिशिंग ग्राउंड से दैट इज ऑल्सो हैपनिंग, दैट इज वन रीजन। सेकेंड है मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड द कोल्ड करंट। मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट में जो रिच न्यूट्रिएंट्स है वो डीप ओशन से ऊपर की तरफ सरफेस पे आ जाते हैं, जहाँ पे फिशेस को काफ़ी अच्छा खासा खाना मिल जाता है। अभी आप तो फिशेस को जाके खाना नहीं दे सकते ना, दे नीड टू हैव इट नेचुरली। तो नेचुरली में यही होता है, जैसे कि सी नॉर्थ ऑफ द जापान है, यहाँ पे वार्म कुरुशोई और जो कोल्ड कुर्ली करंट आपस में मिलते हैं। लेट्स जस्ट हैव अ लुक ना, कहाँ पे है ये देखो, ये एरिया दिख रहा है आपको जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट आपस में मिल रही है। दिस
particular area near the Japan. This particular area is one of the best fishing grounds in the world. इसके अलावा कुछ ओशन करंट्स ऐसे भी होती हैं जो प्लैंक्टन्स को डिस्ट्रॉय करती है। डिस्ट्रॉय कब करेगी? जब उसका टेम्परेचर सूटेबल नहीं है। जैसे अल्नीनो, अल्नीनो के अंदर क्या होता है कि कोल्ड पेरुवियन करंट जो है वो वार्म पेरुवियन करंट से रिप्लेस हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं दे डिस्ट्रॉय, और फाइटोप्लैंक्टन्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिशेस क्या खाएंगी? तो फिशेस की भी डेथ हो जाती है। तो दिस वाज अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द मरीन लाइफ। टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द कोस्टल एरिया, उससे पहले ना दो चीज़ें समझो कि वार्म और कोल्ड करंट जो है आसपास के लैंड एरिया पे क्या इम्पैक्ट डालती है। फॉर एग्जांपल पहले बात करते हैं कोल्ड करंट की। नाउ कोल्ड करंट में क्या है, देखो ये कोल्ड करंट है, ब्लू लिया है हमने। कोल्ड करंट में, कोल्ड करंट का टेम्परेचर है लो। इसका मतलब है कि ये इवोपरेशन नहीं होने देगा। लो टेम्परेचर है, इवोपरेशन इतना नहीं होता है कि सिग्निफिकेंट नहीं लगता है वो बिल्कुल भी। तो इसकी वजह से, और दूसरा यहाँ पे क्या है कि एयर ठंडी है ना, तो एयर नीचे सिंक्ड है, एयर ऊपर नहीं उठ रही है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। ये हाई प्रेशर एरिया क्या करेगा? देखो, एक तो एयर सिंक, कोल्ड है, नीचे नहीं उठ रही, दूसरा इवोपरेशन नहीं हो रहा है तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्लाउडलेस भी है ये। और तीसरा क्या है कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जनरेट हो रही है यहाँ पे। ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जनरेट हो रही है हाई प्रेशर की वजह से। और ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस क्या कर रही है? इसको बिल्कुल ऑलमोस्ट विंडलेस बना रही है। यहाँ पे बहुत तेज़ी से हवा भी नहीं चलती है, और इन सब कंडीशंस की वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी रहती है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है। ये तो बात हो गई हमारी कोल्ड की। अगर हम बात करेंगे वार्म के बारे में, तो लेट मी जस्ट चेंज द कलर। ओके, हो नहीं रहा है, लेट जस्ट गो विद दिस। तो ये हमारी वार्म करंट है। वार्म करंट में क्या होगा? टेम्परेचर होगा हाई। हाई होने का मतलब क्या है कि पानी से इवोपरेशन होगा बिल्कुल सही बात है। तो पहली तो चीज़ है कि हवा यहाँ से ऊपर उठ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा। वन थिंग, जहाँ पे भी लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पे क्या होती है? हमारी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं। सेकेंड, यहाँ पे लो प्रेशर से ये जब इवोपरेशन वाटर वेपर ऊपर उठी, ऊपर जाके जैसे ही ऊपर जाएगी टेम्परेचर कम होगा, कंडेंस होगी, कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाएगी, क्लाउड्स बना के यहाँ पे बारिश करेंगी। तो इसका मतलब पहली तो चीज़ क्या होगा कि यहाँ पे क्लाउड्स बन रहे हैं, और दूसरा साइक्लोनिक एंड क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से ये क्या है? ये विंडी एरिया भी रहेगा। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या है? यहाँ पे रहेगी एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम समझते हैं। देखो, एक क्वेश्चन भी आया था कि जो कोल्ड ओशन करंट्स होती है वहीं पे हमको ये जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे सारे डेजर्ट्स क्यों मिलते हैं? यही रीज़न है, इसीलिए डेजर्ट मिलता है, क्योंकि वो हाई प्रेशर, एंटीसाइक्लोनिक, क्लाउडलेस, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी वाला एरिया है। बारिश होगी नहीं वहाँ पे ना, चाहे कितना भी ठंडा पानी हो। जैसे कि आप अटाकामा डेजर्ट चले जाओ, एक तरफ डेजर्ट दिख रहा है, दूसरी तरफ आपको बिल्कुल अंटार्कटिक ओशन दिख रहा है। क्या मतलब है उसका? पैसिफिक ओशन दिख रहा है, सॉरी, पैसिफिक ओशन दिख रहा है। तो ये पैसिफिक ओशन में क्या मतलब है? वो क्यों नहीं हो रहा है? जैसे कि यहाँ पे देखो लोकेशन है, और यहाँ पे हमारा नाम्बी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट ये भी आते हैं। तो क्यों यहाँ पे बारिश नहीं हो रही? क्यों? इट इज़ एन एरिड एरिया, क्योंकि ये कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट की इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जनरेट होती है, क्लाउडलेस एनवायरनमेंट रहता है, इसी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द कोस्टल एरिया ना, तो पहली तो चीज़ है कि ओशन करंट्स रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, हॉरिजॉन्टल हीट रीबैलेंस करती है। इक्वेटर से जो गर्म पानी है, इक्वेटर की जो वार्म करंट है वो जाती है कोल्ड एरिया पे। ये देखो, ये वार्म करंट जाएगी पोलर की तरफ, रीडिस्ट्रीब्यूट करिए। पोलर की जो कोल्ड करंट है वो आती है इक्वेटर की तरफ, तो यहाँ से ठंडी चीज़ को भी, ये ठंडे पानी को भी रीडिस्ट्रीब्यूट करी। तो पहला तो हो गया हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन का। सेकंड है जो ओशन करंट एंड मासेस हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सी आइस एट द हायर लैटिट्यूड। हायर लैटिट्यूड मतलब जहाँ पे देखो, ये स्पेशली लैब्राडोर करंट है, ये यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड के आसपास क्या करेगी? यहाँ पे पूरा सी आइस, ग्रीनलैंड के पास में ये यहाँ पे सी आइस बना देती है। कैलिफोर्निया यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है, एक्सट्रीमली कैलिफोर्निया डेजर्ट, यहाँ पे ओयोशो, यहाँ पे ये सारी क्या कर रही हैं? यहाँ पे हायर लैटिट्यूड में कैलिफोर्निया, यहाँ पे सी आइस क्यों नहीं फॉर्म होता है? क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के अंदर आता है, और ये हायर लैटिट्यूड्स में तो यहाँ पे सी में सी आइस फॉर्म हो जाता है। तो इसकी वजह से जितने भी पोर्ट लैंड कोस्टल नेविगेशन है वो पूरा का पूरा बंद हो जाता है। वेयरएज वार्म ओशन करंट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ द आइस में फॉर्म करती है। जैसे नॉर्थ अटलांटिक है, ये दोनों है तो सेम ही लैटिट्यूड में ना, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपको 365 डेज आपका चल रहा है पोर्ट। क्यों चल रहा है? क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक एक वार्म करंट है जो यहाँ के पोर्ट्स को जमने नहीं देती है। सो दिस इज़ वन मेजर इम्पैक्ट, और ये क्वेश्चन भी एक्चुअली आया हुआ है यूपीएससी के अंदर। तो ये बात हो गई। दूसरा, हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ हमने देख ही ली है।
अच्छा, ओशन करंट जो है वो वेदर कंडीशंस को मॉडिफाई करती है। अभी हमारा कॉन्सेप्ट आएगा एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी, लो प्रेशर हाई प्रेशर, साइक्लोनिक एंटी साइक्लोनिक का। जैसे कैनेडियन पोर्ट नियर द न्यू, ये हमने देख लिया कि कैसे कर रहा है। अच्छा, कोल्ड ओशन करंट जो है वो डेजर्ट लाइक कंडीशंस बनाती है कोस्टल एरियाज के अंदर, जैसे नामिब डेजर्ट हो गया, अटाकामा डेजर्ट हो गया है, ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द ट्रॉपिक एरिया। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट की प्रेजेंस की वजह से। वेर इज जहाँ पे वार्म करंट होगी ना, वहाँ पे आपको बिल्कुल ह्यूमिड एरिया मिलेगा। जैसे कि आप हमारा कोस्टल एरिया देख लो, हमारा अरेबियन इन द बे ऑफ बंगाल कंपैरेटिवली वार्म है, तो हमारे आसपास के एरिया में हमेशा ह्यूमिडिटी रहती है, ठीक है। तो ये, और हमेशा वो विंडी भी रहता है, वहाँ पे लैंड एंड सी ब्रिज भी अच्छी चलती है, तो ये सारा इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। अच्छा, सेकंड है कन्वर्जेंस, जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट का होता है वहाँ पे फॉगी कंडीशंस होती हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ पे ठंडा और गर्म मिलेगा फॉगी कंडीशंस होगी। तो यहाँ पे क्या है, न्यू फाउंडलैंड एरिया पे, यहाँ पे देखो न्यू फाउंडलैंड एरिया पे, यहाँ पे जब ये गोल गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट आपस में मिल रही है, दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे क्या है, फॉगी कंडीशंस क्रिएट होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मतलब नेविगेशन वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ वाटर मासेस देख लो। इम्पैक्ट ऑफ वाटर मासेस के अंदर सबसे पहले तो ये है कि वाटर मास क्या हुआ, एक होमोजीनियस बॉडी है बड़ा सा वाटर का, जिसके अंदर सेम टेम्परेचर एंड सैलिनिटी है। नाउ इट वर्क्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। अंटार्कटिका की अगर हम बात करें ना, तो अंटार्कटिका का बॉटम वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाटर मास, जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंटल शेल्फ को प्रोटेक्ट करता है। और ये एक पूरा डेंस क्लाउड कोल्ड डेंस रेजिडियल लाइक स्लाइन वाटर है, जो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सी आइस, तो इसमें से सी आइस का फॉर्मेशन भी होता है और ये प्रोटेक्ट भी करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये है वाटर मास का एरिया। इधर से जो ये वार्म करंट आ रही है, मोजाम्बिक, अगोलास, ये ब्राज़ील करंट, ये इसको इधर पेनिट्रेट नहीं होने देता ये वाटर मास। अगर ये इधर पेनिट्रेट हो गया तो क्या होगा कि वार्म करंट यहाँ पे अंटार्कटिका को मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी, विच इज ऑलरेडी हैपेंड एंड हैपनिंग इन आर्कटिक ऑल्सो। तो ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर वर्क करता है। अभी देखो, जैसे एक डूम्सडे वो हमारा आइस शेल्फ फॉल हुआ है अंटार्कटिका से, और मतलब वो अगर वो पूरा मेल्ट हो जाएगा तो काफ़ी कुछ हमारा सी लेवल जो है वो भी राइज हो जाएगा, और वहाँ पे हमको वार्म करंट की प्रेजेंस भी मिली है। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत वार्म करंट का मतलब क्या हुआ कि उस करंट का टेम्परेचर हाई है, वो आइस को मेल्ट करेगा। तो यहाँ पे ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर भी वर्क करती है। और दूसरा है कि यहाँ पे जो एक क्रिल्स मिलते हैं, यहाँ पे इस ओशन का, आर्कटिक ओशन के अंदर क्रिल्स मिलते हैं, बहुत छोटी छोटी से फिशेस होती हैं। ये क्रिल्स जो है ये पूरे वहाँ पे मरीन लाइफ का एक बेस फूड बनाती है। जैसे हमारा प्लांट बेस फूड है, क्रिल्स बेस फूड है। अगर क्रिल्स की पॉपुलेशन खत्म होना स्टार्ट हो गई तो आर्कटिक मरीन लाइफ जो है वो भी बहुत ही, अंटार्कटिक मरीन लाइफ जो है वो भी बहुत ही डेंजर में आ जाएगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें होगी हमारी, डाउन वेलिंग एंड अप वेलिंग हमने समझ लिया था। डाउन वेलिंग में क्या हो रहा है कि हम जो ऑक्सीजन है वो डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो मरीन ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोसेस में इट डिस्करेज द इनरिचमेंट ऑफ द सी वाटर बाय ब्रिंगिंग द न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। इसलिए जहाँ पे जिस एरिया पे डाउन वेलिंग ऑफ द वाटर मासेस होता है वहाँ पे जनरली मरीन लाइफ नहीं मिलती है, क्योंकि वो एरिया बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी के होते हैं। देखो, डाउन वेलिंग होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो डाउन वेलिंग हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ से ये इस पानी को भी नीचे की तरफ इधर प्रेशराइज कर रहा है, इधर धकेल रहा है ना। तो ये जो वार्म करंट है जिसमें ऑक्सीजन है पर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेस सलाइन है, लेस डेंस भी है, ये पानी जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है ऑर्गेनिजम्स को। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जहाँ पे डाउन वेलिंग नीचे की तरफ हो रही है वहाँ पे मरीन ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलते हैं। वेरिस जहाँ पे अप हीलिंग हो रही है तो ये बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स ऊपर अपने साथ लेके आ रहा है, तो यहाँ पे हमको अच्छी खासी रिच मरीन लाइफ भी मिलती है। देखो, यही बता रहा है कि अप वेलिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर होता है, इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड। तो ये है कि ओशन करंट और वाटर मास दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले तो ये कि क्या डिफरेंस है, और दूसरा इनका क्या इम्पैक्ट होता है मरीन लाइफ पे, कोस्टल एनवायरनमेंट पे। देखो, ओशन करंट जो है ना वो काफ़ी ड्रामेटिक और कंसिस्टेंट इम्पैक्ट दिखाती है, एंड दैट टचेस द लाइफ ऑफ द पीपल एंड द एनिमल देन द वाटर मासेस वुड हैव। वाटर मासेस में क्या है कि जैसे हमारा अरेबियन वाटर एंड बे ऑफ बंगाल ले लो, दोनों का इतना हमको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता है जितना अगर हमारे पास से अगर कोई कोल्ड करंट वार्म करंट निकल रही होती तो हमको इम्पैक्ट उसका ज़्यादा दिखाई देता। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो डिस्रप्शन हो गया है, जो सिंकिंग ऑफ कोल्ड एंड सॉल्टी वाटर है, क्योंकि देखो ग्लेशियर एंड आइस, सी आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, और ये क्या है, फ्रेश है। फ्रेश वाटर में क्या होता है कि सैलिनिटी होती है बहुत कम, हालांकि ये कोल्ड है विच मीन्स इट इज़ डेंस होगा ये, लेकिन इसमें सैलिनिटी नहीं है। तो इसकी वजह से जो पूरा साइकिल है वो डिस्टर्ब भी हो रहा है, तो इसकी वजह से एंड इट इज़
it is having and it is going to have a very potential drastic impact on the marine life and the coastal environment also. So this was about a very simple question कि ocean current और जो हमारे water masses हैं इनमें क्या difference है, plus इनका क्या अलग अलग impact है marine life और coastal environment पे. So I hope now you are very clear कि ocean current में मतलब अपहीलिंग डाउनवेलिंग क्या होती है, कैसे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स का मिक्सिंग हो रहा है और क्या इन दोनों का इम्पैक्ट है. ऑल राइट, सो दिस इज़ इट. इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं एंड इस क्वेश्चन का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं. सो दिस इज़ इट. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. टिल देन बी हैप्पी. जय हिंद.